हेलो बच्चों, चलिए अब सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ने के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं विच इज टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझ लें। वहाँ बेसिक डिटेल्स जो होती हैं इंस्ट्रूमेंट को समझने के लिए वो बताया गया है। ठीक है, चलिए तो जैसा कि नाम से समझ में आता है कि टेले मीन्स दूर। तो जो ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर होते हैं हमारी आंखों से, उनको देखने या स्टडी करने के लिए जो काम में आता है इंस्ट्रूमेंट, उसे हम नाम देते हैं टेलीस्कोप। अब जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि जैसा मैंने सिखाया था आपको कि कोई ऑब्जेक्ट हमारी आंखों पे जितना एंगल बनाएगा उसी रेशो में हमें उसका साइज लगेगा। मतलब अगर बड़ा एंगल बन रहा है हमारी आंखों पे तो हमें उसका साइज बड़ा नजर आएगा, और अगर छोटा बन रहा है एंगल हमारी आंखों पे तो हमें उसका साइज छोटा नजर आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए उस ऑब्जेक्ट का हाइट जो है वो h है, तो वो हमारी आंखों पे कितना एंगल बनाएगा? अगर मैं अपनी आंखें यहां रख दूं, सो आई विल से tan थीटा विल बी h अपॉन d। मतलब वो थीटा एंगल जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर गया, एक h और एक d। अगर h बहुत छोटा है, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज, खुद का साइज बहुत छोटा है, तब भी एंगल बहुत छोटा बनेगा। या ऑब्जेक्ट हमसे बहुत दूर हो, क्योंकि हमें पता है डेनोमिनेटर ज्यादा होगा तो थीटा डिक्रीज होगा ना, तो या ऑब्जेक्ट हमसे बहुत दूर हो तब भी हमारा जो एंगल है वो बहुत छोटा बनेगा। तो इसी एंगल को मैग्नीफाई करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं टेलीस्कोप, क्योंकि हमारा काम जो है वो हमें ये समझना है कि हमें उसका साइज मैग्नीफाई करके फायदा नहीं होगा, हमें उसका एंगल मैग्नीफाई करके फायदा होगा। तो यहां पर d की वैल्यू बहुत ज्यादा होने के कारण थीटा छोटा होता है, और उस थीटे को मैग्नीफाई करता है ये टेलीस्कोप। जब h बहुत छोटा होता था, मतलब ऑब्जेक्ट के खुद के साइज बहुत छोटे होते थे, ऐसे केस में स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हमने जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिया वो माइक्रोस्कोप था। बट जब d बहुत बड़ा होगा, मतलब बहुत दूरी के ऑब्जेक्ट्स को देखना होगा, या ऐसा बोलें टेली मतलब बहुत दूर, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में आएगा दैट विल बी टेलीस्कोप। ठीक है, अब बढ़ते हैं टेलीस्कोप की तरफ, उसके बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं। इससे पहले आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमने इंस्ट्रूमेंट के जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पावर है वो डिफाइन की थी थीटा अपॉन थीटा मैक्स से। ठीक है, कैसे डिफाइन किया कि बिना इंस्ट्रूमेंट के वो ऑब्जेक्ट हमारी आंखों पे मैक्सिमम जितना एंगल बना सकता है, पहले तो वो लिख लो, और फिर उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट की मदद से इंस्ट्रूमेंट उस एंगल को कितना बड़ा कर सकता है वो लिखो, और फिर उन दोनों का रेशो ही निकल के आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि बिना इंस्ट्रूमेंट के किसी ऑब्जेक्ट ने हमारी आंखों पर 2 डिग्री का एंगल बनाया, इंस्ट्रूमेंट की मदद से वो एंगल 8 डिग्री का हो गया। सो 8 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 डिग्री दैट विल बी 4, मतलब 4 गुना बड़ा साइज हमें लगेगा उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो पहले हमें छोटा लग रहा था। मतलब कह सकते हैं कि जो साइज हमें नेकेड आई से लग रहा था उसका 4 गुना साइज हमें इंस्ट्रूमेंट की मदद से लगेगा। ठीक है, सो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैग्निफिकेशन मतलब कितने गुना, है ना, कितने गुना ये निकाल के देता है वो। चलिए, बेसिक बात ये हो गई थीटा अपॉन थीटा मैक्स। अब थीटा मैक्स क्या है? तो हमने माइक्रोस्कोप में डिफाइन किया था कि वो एंगल जो ऑब्जेक्ट, वो बड़े से बड़ा एंगल जो ऑब्जेक्ट हमारी आंखों पे बना सकता है। तो आपको पता है कि आप उस ऑब्जेक्ट को पास लेके आओगे, पास लेके आओगे, पास लेके आओगे तो वो एंगल बड़ा होता जाएगा। ठीक है, हमने माइक्रोस्कोप में सीखा था। बट उस पास लाने की भी लिमिट, आप एकदम ऐसे थोड़ा ना यहां ले आओगे। उस पास लाने की लिमिट को हमने क्या बोला था? नियर पॉइंट ऑफ आई, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर हमें पता था कि थीटा मैक्स वो एंगल होता है जब ऑब्जेक्ट को आप डी पे रख दो, उस समय जो एंगल बना रहा है वो उसकी मैक्सिमम औकात है हमारी आंखों पे एंगल को बनाने की, वो एंगल हम यहां रखते थे, और फिर इंस्ट्रूमेंट की मदद से वो एंगल जितना बनता था उन दोनों का रेशियो को हम क्या बोलते थे? मैग्निफिकेशन पावर। लेकिन यहां थीटा मैक्स की वैल्यू बदल जाएगी। सिंपल माइक्रोस्कोप में सेम था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सेम था, बट
थीटा मैक्स की वैल्यू टेलीस्कोप में बदल जाएगी। देखते हैं कैसे। चलिए, तो टेलीस्कोप में दो तरह के लेंस होते हैं, जिसे जो ऑब्जेक्ट के पास होगा उसे हम नाम देंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, और उसकी फोकल लेंथ को हम नाम देंगे f0, और जो आई के पास होगा उसे हम नाम देंगे आईपीस, और उसकी फोकल लेंथ को नाम देंगे fe। एक बात को बहुत ध्यान से समझना है कि आप जब बुक्स वगैरह में डायग्राम्स देखेंगे तो आपको इसका जो लेंस का साइज है वो बड़ा मिलेगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस का, और आईपीस का छोटा मिलेगा। कह सकते हैं अपर्चर बड़ा मिलेगा, और अपर्चर जब बड़ा होता है तो फोकल लेंथ भी बड़ी हो जाती है। अब कारण क्या है कि सन से या मून से या जो भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हम देखना चाह रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट से रेज आ रही हैं, तो वो बहुत दूर है। तो अगर मान लीजिए हमने बहुत छोटा अपर्चर का लेंस ले लिया और बहुत दूर से रेज आ रही हैं, तो हो सकता है कि एक या मुश्किल से दो रे गिर पाए उस पर, मतलब बहुत कम रेज गिरेंगी। उससे नुकसान क्या होगा कि जो हमारी इमेज बनेगी पहले रिफ्लेक्शन के बाद वो शार्प नहीं बनेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस लेंथ को या उसके अपर्चर को बढ़ा लेते हैं ताकि एक सफिशिएंट और सब्सटेंशियल अमाउंट में रेस उस लेंस पे गिरे और एक शार्प इमेज हमें मिले। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपर्चर को बढ़ा लेते हैं। और आई हमारी छोटी है तो वहां हमारा कम फोकल लेंथ से भी काम चल जाता है। कम से मतलब डिसेंट इनफ तो होता ही है, बट इसके अपर्चर और फोकल लेंथ के रिस्पेक्ट में इसका अपर्चर और फोकल लेंथ कम होता है, ठीक है। वही माइक्रोस्कोप में उल्टा था। माइक्रोस्कोप में इसकी फोकल लेंथ कम होती थी और इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती थी, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम जो ऑब्जेक्ट्स को देखते थे वो होते थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमें अपनी नेकेड आई से भी नहीं दिख रहे, मतलब वो इतने छोटू हैं। तो वहां हमारी आंखें उन ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई, तो हमारी आंखों के लिए जो फोकल लेंथ यूज करेंगे वो ज्यादा यूज करेंगे, और उन ऑब्जेक्ट से शार्प इमेज बनवानी है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके लिए हम कम फोकल लेंथ वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हो क्या रहा है कि हमें देखना है लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज जो हमसे डी यानी कि इनफाइनाइट दूरी पर हैं, और हमें पता है कि जब हम सन, मून या किसी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी से रे लेते हैं तो हम उन रेस को मानते हैं कि इट विल बी पैरेलल टू देमसेल्व्स बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आपको यह भी पता है कि जब रेस इनफाइनाइट से आती हैं तो वो उसके फोकल लेंथ पे जाके मिलती है, इस लेंस के फोकल लेंथ या ऐसे बोले कि फोकल प्लेन पे जाके मिलती है। अगर मैं इसका फोकल या फोकस को मैं यहां मानूं तो इस फोकस से पास होने वाला प्लेन को हम फोकल प्लेन बोलेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये यहां पर आके कन्वर्ज कर जाएंगे और हमें एक इमेज देंगी लाइक दिस, ठीक है। अब ये जो इमेज बना है ये इस ऑब्जेक्ट के लिए, सॉरी इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। अगर मैं इंश्योर कर लूं कि ये जो इमेज बनी है ये इसके पोल और इसकी फोकल लेंथ, लेट से मैं यहां मान लेती हूं उसकी फोकल लेंथ को Fe, उसके बीच में पड़ जाए, तो फिर से सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह इसका वर्चुअल एनलार्ज्ड इमेज बनेगा। कैसे बनेगा देखते हैं कि आप एक रे तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दें और दूसरा रे जो है वो आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस से पास कराएं लाइक दिस, और फिर आप उनको बैक साइड में मिला दें, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा जो है ये फाइनल इमेज बनेगा। थोड़ा डायग्राम को बहुत खूबसूरती से बनाते हुए, और ड्राइंग की क्लास पे कभी ध्यान नहीं दिया, अब उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। खैर, काम चलाऊ तो बन गया, और इसे हम बोलेंगे फाइनल इमेज मेड आफ्टर टू कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन कैसे देना है? सो मैग्निफिकेशन विल बी थीटा अपॉन थीटा मैक्स, मतलब फाइनल इमेज जो इंस्ट्रूमेंट के बाद बन रही है
वो इमेज हमारी आंखों पे कितना एंगल बना रही है, डिवाइडेड बाय वो ऑब्जेक्ट हमारी आंखों पे मैक्सिमम कितना एंगल बना सकता है बिना इंस्ट्रूमेंट के। तो पहले बात कर लेते हैं इस ऊपर वाले थीटे की। तो फाइनल इमेज ये है, और अगर मैं गौर से देखूं तो उसका जो एंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल को देखो ढंग से, तो उसका एंगल जो है वो ये बन रहा है। ठीक है, अब अगर मुझे थीटा लिखना है, ये थीटा लिखना है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूं दिस हाइट अपॉन दिस लेंथ, यानी कि दिस हाइट अपॉन दिस बेस। ठीक है, अगर मैं सिमिलर एंगल ट्राइंगल को बहुत ध्यान से देखूं, लेट से मैं इसको नाम दे देती हूं, इसको नाम दे रहे हैं P और इसको नाम दे रहे हैं लेट से I डैश, इसको नाम दे रहे हैं यहां पर I, लाइक दिस। यहां पर मैं इसकी हाइट को बोल रही हूं H डैश और इसकी हाइट को बोल रही हूं H डबल डैश। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे कि अगर मैं इस थीटे को लिखना चाहती हूं तो मैं दिस हाइट अपॉन दिस बेस भी लिख सकती हूं, या सिमिलर एंगल ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से दिस हाइट अपॉन दिस बेस भी लिख सकती हूं। इसको मैं अलग से बना के दिखाती हूं। देखो यहां आपका H डबल डैश है और यहां आपका H डैश है। सिमिलर एंगल ट्राइंगल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बड़ी हाइट अपॉन बड़ा बेस इक्वल्स टू छोटी हाइट अपॉन छोटा बेस, बड़ी हाइट अपॉन बड़ा बेस इक्वल्स टू छोटी हाइट अपॉन छोटा बेस। अभी मुझे दूरी नहीं पता, ठीक है, बट मुझे ये दूरी पता है, इसको मैं यूई लिख सकती हूं, जैसा कि मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सीखा था। इट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस। वैसे तो ये इमेज है, बट इट इज सर्विंग एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस, सो इट विल बी कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस। सो मैं इसको यूई लिख सकती हूं और इसकी मैंने हाइट H डैश मान रखी है, तो मैं इस थीटे को बनाट लिख सकती हूं H डैश अपॉन यूई। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं थीटा मैक्स की। ठीक है, थीटा मैक्स की कहानी टेलीस्कोप में डिफरेंट है एज कंपेयर टू सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आप क्या करते थे कि जब आपको सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में थीटा मैक्स निकालना होता था, थीटा मैक्स होता क्या था कि इट इज द मैक्सिमम एंगल दैट कैन बी सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट आवर आई। तो आप क्या करते थे, उस ऑब्जेक्ट को पास ले आते थे, जितना पास लाओगे उतना एंगल बढ़ता जाएगा, और पास लाओगे, और मैक्सिमम कितना पास ला सकते हो आप, D तक। तो आप क्या बोलते थे कि थीटा मैक्स की वैल्यू H अपॉन D होती थी। ठीक है, बट क्या आप टेलीस्कोप में ये वैल्यू लिख सकते हो H अपॉन D? नहीं, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इस D की वैल्यू क्या होती थी, 25 सेंटीमीटर ना। बट क्या आप चंदा मामा को पकड़ के D डिस्टेंस पे ले आओगे, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे ले आओगे कि भाई तो आजा पहले मैक्सिमम एंगल देख लेते हैं? नहीं, वो तो वही रहेंगे। तो आपको ये समझना होगा कि यहां पर एक ही एंगल बनेगा जब ये D डिस्टेंस जो होगा ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है हमसे, ये 25 सेंटीमीटर से काफी ज्यादा है, ऑलमोस्ट हम इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस मान सकते हैं। यहां पर अगर देखूं, पिक्चर में दिखाऊं, तो मान लीजिए कुछ ऐसी H हाइट है, लेट्स से कुछ ये एक्चुअल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है या एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ये डिस्टेंस जिसको हम बोल रहे हैं कि इनफाइनाइट है, हम इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस को। ये डिस्टेंस इसको हम D मान लेते हैं। तो जो वो एंगल सबटेंड कर रहा है यहां पर, लेट्स से मैं उसको नाम दे देती हूं थीटा मैक्स। वो जो एंगल है थीटा मैक्स, वो दिस अपॉन दिस निकलेगा, मतलब दिस हाइट अपॉन दिस बेस। एंड मैं जानती हूं कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी इनफाइनाइट है, या ऐसा बोल सकते हैं हमारे लिए अननोन है, और ये D डिस्टेंस भी हमारे लिए अननोन है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें अगर गौर देखें, वो लाइन पकड़ते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है और जो अनडेविएटेड जा रही है। मतलब कि अगर मैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलूं और ये मेरे लेंस का, इधर देखते हैं, ये लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये वो रे है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई अनडेविएटेड। तो इस एंगल को हम क्या नाम दे रहे हैं, थीटा मैक्स। तो अगर आप गौर फरमाएंगे तो ये वाला एंगल भी थीटा मैक्स होगा। तो जिस थीटा मैक्स को मैं दिस अपॉन दिस से नहीं निकाल पा रही, क्योंकि या तो हम ऐसा बोले कि H नॉट और D दोनों ही मेरे लिए अननोन है, या मैं ऐसा बोल सकती हूं कि ये जो tan थीटा है ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म बन रहा है, जो मैथमेटिक्स में एक बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, जो हम 12th क्लास की कैलकुलस में पढ़ते हैं, बिल्कुल एंड में आता है ये चीज।
0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो उनको वहां बहुत स्टाइल से निकाला जाता है, उनके एक फॉर्मूले होते हैं। यहां भी हम एक दूसरा स्टाइल अपनाएंगे कि हम यहां से थीटा मैक्स ना निकाल के यहां से थीटा मैक्स निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये भी तो वही एंगल है ना, ऑल्टरनेट से देख लिया आपने, जो एंगल ये है वही एंगल ये है। और इस थीटा मैक्स को निकालना आसान है, इट इज एच डैश, यानी कि दिस हाइट अपॉन दिस बेस। और यहां मेरे लिए दोनों चीज नोन है, एच डैश भी पता है मुझे और एफ नॉट भी पता है। तो यहां से मैं थीटा मैक्स को क्या लिख सकती हूं, एच डैश अपॉन एफ नॉट, ये वैल्यू आ गई हमारी। तो कुल मिलाकर बात ये समझनी है कि थीटा मैक्स अब हम गधों की तरह एच अपॉन डी नहीं लिखेंगे, एच अपॉन कैपिटल डी नहीं लिखेंगे, जैसा कि हमने सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लिखा था, क्योंकि वहां आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को वेरी करा सकते हो, बट यहां आप चंदा मामा की डिस्टेंस को वेरी नहीं करा सकते। तो वहां आपको इनफाइनाइट दूरी पर ही, यानी कि कैपिटल डी जब बहुत बड़ा होगा उसी दूरी पर आपको थीटा निकालना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो वहां से अब यहां से नहीं निकाल पाए हम, क्योंकि ना तो हमें एक्चुअल साइज एग्जैक्ट पता, ना एक्चुअल दूरी एग्जैक्ट पता, या ऐसा बोल सकते हो इट इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो हमने यहां से निकाल लिया ऑल्टरनेट एंगल की मदद से, दिस अपॉन दिस। तो इस तरीके से जो टर्म बनेगी मेरी, वो टर्म क्या आएगी देखते हैं। वो टर्म आ गई मैग्निफिकेशन की, एच डैश कैंसिल, इट इज एफ नॉट बाय यू ई। एक और बात बहुत ध्यान से समझनी है कि आपने बोला था ये थीटा मैक्स जो था ये इट इज एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आर आई, मैक्सिमम एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आर आई। अब मैक्सिमम तो क्या, इनफाइनाइट पे जितना एंगल बनेगा उतना ही लिखना पड़ेगा, लेकिन एट आर आई हमारी आंखों पर बनना चाहिए था ना ये एंगल, बट ये एंगल हमारी आंखों पे तो बना ही नहीं, आंखें तो वहां है, यहां पर आंखें हमारी। तो आपने इस एंगल को, और यहां पर अगर कायदे से मैं बात करती तो कोई और रे आती जो वास्तव में कुछ ऐसा एंगल बनाती, ये वाला एंगल कहना चाहिए था आपको। आपने इस एंगल को कैसे ले लिया? तो ध्यान से समझना है कि ये दूरी है ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की दूरी, जो लगभग कुछ सेंटीमीटर्स में होगी, ठीक है ना। आपने टेलीस्कोप देखा हो तो वो होता भले ही बड़ा है, लेकिन उसकी जो साइज होगी वो सेंटीमीटर्स में होगी, या खींच के मान लो आधा मीटर, 0.75 मीटर या 1 मीटर मान लो, अगर बहुत बड़े से बड़ा टेलीस्कोप भी बनाओगे तो आप, ठीक है। लेकिन अगर आप इस दूरी को गौर फरमाएं तो ये दूरी तो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस दूरी। आपको पता है ये दूरी उतनी ही है जितनी दूरी सन और अर्थ की है, या अगर आप मून देख रहे हो तो मून और अर्थ की है। आपको पता है कि लाइट को ट्रैवल करने में लाइट ईयर्स का समय लग जाता है ना। तो ये दूरी जो है, ये दूरी इसके सामने बहुत 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 ज्यादा है, मतलब इस दूरी, ये दूरी नेग्लिजिबल कहलाने लायक भी नहीं है इस दूरी के सामने। तो अपन उसको ऐसे समझते हैं कि मान लो ये वो पॉइंट है P, इधर P बोल दिया ना अपन ने, तो इसको मान लेते हैं P डैश। तो ये P डैश पॉइंट है और यहां से कोई एंगल बना रहे हैं अपन इस पॉइंट P डैश पर, इस ऑब्जेक्ट का। अब अगर मैं इस P को थोड़ा दूर बनाऊंगी, मान लो इस P को दूर बनाऊंगी, तो कुछ ऐसा एंगल बनेगा लाइक दिस, और ये एंगल इस एंगल से डिफरेंट होगा, थीटा डैश बोल रहे हैं। बट जैसे जैसे मैं इस P को इस P डैश के पास लेके आऊंगी, क्योंकि आप समझिए इस दूरी के सामने, इस दूरी के सामने ये P डैश और P की दूरी बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ऐसा लगेगा मानो ये दोनों पॉइंट एक ही हो। मान लो मैं यहां पर ले आई, तो दिस थीटा डैश विल टेंड टू थीटा, ठीक है ना, ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा, ठीक है। तो हमने फॉर्मूले को सिंपल रखने के लिए ऑलमोस्ट थीटा मैक्स को उसी थीटा के बराबर मान लिया जो यहां पर बनेगा, क्योंकि ये दूरी नेग्लिजिबल है। आप इस P को एक बार मन ही मन यहां पर मान लीजिए, तो ये ऑलमोस्ट सेम एंगल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला बना इट इज एफ नॉट अपॉन यूई, वो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। अब यहां से अगेन दो केसेस बनेंगे, किस बेसिस पर कि आप फाइनल इमेज को कहां बनवा रहे हैं। आपको पता है कि आपकी आंखों में जो रे गिरेंगी वो दो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद गिर रही है, मतलब इस लेंस से रिफ्रैक्ट हो गई, इस लेंस से रिफ्रैक्ट हो गई, मतलब ना आपको ये दिखाई देगा ना आपको ये दिखाई देगा, आपको दिखाई सिर्फ ये देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट, जो इमेज आप देख रहे हो वो
कैपिटल डी पे बन सकती है, इनफाइनाइट पे बन सकती है, या उनके बीच में बन सकती है। तो मिनिमम दूरी इसकी कितनी होगी, कैपिटल डी, और मैक्सिमम दूरी इनफाइनाइट। जब आप इमेज डिस्टेंस पे कंस्ट्रेंट लगा देते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे भी कंस्ट्रेंट आ जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर बाउंडेड बाय द लेंस फॉर्मूला विच इज 1/VE - 1/UE इक्वल्स टू 1/FE। ठीक है, तो मैं एक बार क्या करती हूं, मैं इसको मिटा के मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है उसको तो लिख देती हूं यहां पर, इट इज F0/UE। ठीक है, अब मुझे पता है कि मेरे पास दो एक्सट्रीम्स आएंगे, जिसमें मैं बोलूंगी पहला एक्सट्रीम जहां आंखें मेरी रिलैक्स्ड होंगी। रिलैक्स्ड कब होती है, जब इमेज आप इनफाइनाइट पे बनवाते हो, मतलब VE कितना होगा, इनफाइनाइट। और एक केस होगा जब मेरी आंखें मोस्ट स्ट्रेन्ड होंगी, मतलब जब आप VE को किस पे बनाओगे, D पर, यानी कि नियर पॉइंट विच इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जब आंखें मोस्ट रिलैक्स्ड होती है तो नुकसान ये होता है कि मैग्निफिकेशन जो है वो मिनिमम मिलता है, क्योंकि दूर है तो एंगल कम बनेगा, तो मैग्निफिकेशन कम मिलेगा। बढ़ेगा तो सही मैग्निफिकेशन, साइज तो बढ़ेगा, एंगल तो बढ़ेगा, लेकिन वो इसके रेस्पेक्ट में कम होगा या मिनिमम पॉसिबल होगा। सो दैट इज मिनिमम मैग्निफिकेशन। और वहां अगर मैं बात करूं तो जो फॉर्मूला निकाला मैंने F0/UE निकाला। अब जब इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी, मतलब ये इमेज इनफाइनाइट पे बननी चाहिए, इनफाइनाइट पे, तो मुझे पता है, लेंस में मैंने सीख रखा है कि ये इमेज इनफाइनाइट पे कब बनेगी, जब ये ऑब्जेक्ट किस पे रखा हो, इसकी फोकल लेंथ पे, मतलब इस UE की वैल्यू कितनी हो, इसकी फोकल लेंथ के बराबर। फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी, तो मतलब इस UE की वैल्यू कितनी होगी, फोकल लेंथ के बराबर, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो मैं लिख दूंगी F0/FE। ठीक है, एक और चीज ध्यान में रखनी है कि यहां पर जो फाइनल इमेज है वो असली वाले ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड बन रहा है, तो आप एक बाहर माइनस साइन लगा दो, क्योंकि आप जब यहां भी सॉल्व करेंगे ना तो आप क्या पुट करेंगे, 1/इनफाइनाइट पुट करेंगे। सो इट इज 1/इनफाइनाइट माइनस 1/UE इक्वल्स टू, कन्वर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव लिखी जाती है, 1/FE। तो आप देख सकते हैं UE की वैल्यू जो है वो -FE आती है। ठीक है ना, तो वही माइनस को खींच के मैंने बाहर लगा दिया, और उससे क्या हुआ, मुझे याद रखने में तकलीफ नहीं होगी। क्यों तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मैं सारी वैल्यूज अंदर पॉजिटिव में भरूंगी और फिर बाहर एक माइनस साइन आएगा ही आएगा, क्योंकि फाइनल इमेज क्या बन रही है मेरी, इन्वर्टेड। तो अब ऐसे याद रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा चीजें दिमाग में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब फिर से आता है कि VE जब D होगा तो आपको पता है कि रेस इस डायरेक्शन में जा रही है, राइट डायरेक्शन में। ठीक है, आप जो मेजरमेंट ले रहे हो वो लेते हो पोल टू इमेज या पोल टू ऑब्जेक्ट। जैसे U मेजर करते हैं तो पोल टू ऑब्जेक्ट मूव करेंगे, और V मेजर करते हैं तो पोल टू इमेज मूव करेंगे। तो अब यहां से पोल मान लेते हैं और यहां से मेजर करेंगे, तो ये डिस्टेंस जो है ये कहलाएगी VE। आपकी रेस इस डायरेक्शन में गई, आपने मेजरमेंट पोल टू इमेज किया ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको पता है कि VE की वैल्यू -D रखी जाएगी। साइन कन्वेंशन जो हम यूज करते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। तो जब हम सेकंड केस के लिए बात करेंगे तो सेकंड केस के लिए VE की वैल्यू को -D रखेंगे, -1/UE इक्वल्स टू 1/FE। अब यहां से UE कैसे निकालेंगे, तो UE आएगा मेरा -FED/FE + D। ये आप चाहें तो याद भी रख सकते हैं और नहीं तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेरे को याद था, मैंने लिख दिया डायरेक्ट। साइन कन्वेंशन यही रहेगा, आपने UE को, क्योंकि अननोन था आपके लिए, आपने बिना साइन के रख दिया, तो फाइनल आंसर में साइन के साथ आएगा, और आएगा ही क्योंकि फिर से आप ऑब्जेक्ट को जब मेजर करने जाएंगे तो पोल टू ऑब्जेक्ट मूव करेंगे, पोल टू ऑब्जेक्ट, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे आप। तो UE जो है वो वास्तव में, अगर आपने यहां साइन नहीं लगाया तो यहां साइन के साथ आएगा, और अगर आप यहां -UE को ऑलरेडी साइन के साथ कंसीडर कर लेते तो यहां पॉजिटिव आता, जो ये इंडिकेट करता कि आपने साइन पहले ही कंसीडर कर लिया, मतलब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा। ठीक है, तो जैसा आप कंफर्टेबल समझे वैसा ठीक है। मेरे हिसाब से
जो चीज अननोन हो उसको बिना साइन के ही रख दो, ठीक है। अब यहां पे वैल्यू पुट करेंगे जब यूई की, तो इसी बेसिक फॉर्मूले में, तो मैग्निफिकेशन आएगा एफ नॉट बाय यूई, तो इट इज एफ नॉट अपॉन एफ ई इंटू डी, एफ ई प्लस डी, ये ऊपर चला जाएगा, सो इट इज एफ ई प्लस डी, ठीक है। सो एफ नॉट बाय एफ ई, अच्छा एक माइनस साइन था ही यूई में, तो माइनस साइन को पहले ही बाहर ले लो और फिर मॉड लगा दो ताकि चक्कर ही ना पड़े। सो एफ नॉट बाय एफ ई, ठीक है, डी डी कॉमन ले लिया, सॉरी डी डी को डिवाइड कर दिया अंदर, तो अंदर ले गए तो इट इज 1 प्लस एफ ई बाय डी, ठीक है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इसको यहां लिख देती हूं कि इट विल बी माइनस एफ नॉट बाय एफ ई 1 प्लस एफ ई बाय डी, ये वैल्यू हो गई। फिर से वही बात कि बाहर माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि फाइनल इमेज जो है वो आपकी कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। अब वही चीज हो गई कि यहां मैग्निफिकेशन कम मिलेगा बट आंखें रिलैक्स्ड होंगी, या मैग्निफिकेशन मैक्सिमम मिलेगा बट आंखें थोड़ी सी स्ट्रेन्ड होंगी। तो हम अपने कंफर्टेबल के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे कि हमें कहां पर फाइनल इमेज बनानी है, हम उसकी लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है इसमें नेक्स्ट टर्म, लेंथ ऑफ द ट्यूब या लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। सो जैसा माइक्रोस्कोप में पढ़ा था, इट इज डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आईपीस। सो यहां पर भी सेम चीज होगी, यहां पर भी क्या सेम चीज होगी, लेंथ की अगर बात करूं तो इट इज लेंथ इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। तो मुझे पता है कि अगर इनफाइनाइट से रे आ रही है तो फोकल लेंथ पे ही बनेगा, मतलब ये डिस्टेंस तो हमेशा एफ नॉट होने वाला है प्लस दिस डिस्टेंस, और ये यूं ही डिपेंड करेगा कि आप इमेज को फाइनल कहां बनवा रहे हो या इमेज फाइनल कहां बन रहा है। ये यूं ही अगर आप फॉर्मूले से निकाल के ला रहे हो तो विद साइन आएगा, ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है, आपको डिस्टेंस लिखनी है, तो आप यूई पर हमेशा मॉड लगा के रखें, क्योंकि गलती से अगर आपने साइन के साथ ले लिया तो नेगेटिव आ जाएगा। यहां हमें डिस्टेंस निकालनी है, यहां हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं डालने थे, ठीक है। तो इट विल बी अगेन वेरिंग, या वेरी करेगा इस बात पे कि हमारा फाइनल इमेज कहां बन रहा है। अगर आपने मोस्ट रिलैक्स्ड केस में बात की है तो यूई की वैल्यू एफ ई की बराबर होगी, सो इट इज एफ नॉट प्लस एफ ई। जनरली बच्चे सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद करके रह जाते हैं, जबकि उस केस में फॉर्मूला कुछ और होगा। यहां यूई की वैल्यू कितनी आती है, एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी। तो सेकेंड केस में, मतलब ये तो हुआ मोस्ट रिलैक्स्ड के केस में, ठीक है, इट इज एफ नॉट प्लस मॉड यूई, इट इज एफ नॉट प्लस एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी। कौन सी मैक्सिमम कौन सी मिनिमम, तो आपको पता है कि इस ऑब्जेक्ट की जो मैक्सिमम दूरी हो सकती है वो फोकल लेंथ के बराबर हो सकती है, मतलब एफ ई के बराबर, तभी तो ये इमेज जो है ये इनफाइनाइट पे बनेगा। फिर जैसे जैसे आप पास लाओगे इमेज भी पास आएगा और डी डिस्टेंस पे बनाओगे आप फाइनल, तो ऑब्वियसली जो ये वाला यूई है एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी, ये इस एफ ई से छोटा होगा, क्योंकि आपको पता है लेंस में ऑब्जेक्ट एंड इमेज सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट को पास लेके जाओगे लेंस के तो इमेज भी पास आएगा। तो मैक्सिमम तो आप फोकल लेंथ पे रख सकते थे और मिनिमम आप एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी पे रख सकते हो। तो ये दूरी जो होगी ये मिनिमम कहलाएगी और ये दूरी जो है ये आपकी मैक्सिमम कहलाएगी। मतलब जहां मिनिमम मैग्निफिकेशन मिलेगा वहां आपकी लेंथ मैक्सिमम होगी और जहां आपको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिलेगा वहां आपकी लेंथ मिनिमम होगी, ठीक है। दूसरी बात आपको ये समझनी है कि यहां पर जो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमें एक शार्प इमेज बनवानी है। शार्प इमेज के लिए हम चाहते हैं कि मोर नंबर ऑफ रेस लेंस पे गिरे, जिससे कि अपर्चर बड़ा होगा। अपर्चर बड़ा होगा तो फोकल लेंथ अपने आप बढ़ जाएगी, तो ये दूरी अपने आप बढ़ जाएगी। तो एफ नॉट की वजह से जो साइज ऑफ टेलीस्कोप होता है वो माइक्रोस्कोप से काफी बड़ा होता है। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको टेलीस्कोप का साइज जो है वो काफी बड़े बड़े दिखाई देंगे। और एक छोटे प्रकार के टेलीस्कोप भी होते हैं जो अपन सन मून तो नहीं देख सकते, लेकिन जैसे कि पिक्चर्स में या मूवीज में दिखाते हैं, हीरो विलन को देख रहा है या विलन हीरो को देख रहा है तो वो दूरबीन यूज करते हैं, या स्पाई ग्लास भी बोलते हैं या बाइनोक्यूलर भी बोलते हैं उसे। तो उसमें क्या होता है, थोड़े कम फोकल लेंथ होती है, तो उनके साइज छोटे होते हैं। बट अगर आपको एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज देखनी है तो आपको इसका अपर्चर बहुत बड़ा रखना पड़ेगा, जिससे फोकल लेंथ बड़ी होगी। और ये दूरी फिक्स्ड है तो ये भी ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी और अपने आप साइज जो है टेलीस्कोप का
बढ़ जाएगा। अब ये जो टेलीस्कोप पड़ा जिसमें हमारी फाइनल इन्वर्टेड इमेज बन रही है, इसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। लेकिन इसकी एक माइनस पॉइंट है, वो क्या है कि फाइनल इमेज आपका इन्वर्टेड बन रहा है। अब मान लो आप टेलीस्कोप से कोई इंसान को देख रहे हो जो बहुत दूर है आपसे, बहुत दूर है, ठीक है। ऐसे मान लो कोई माउंटेन पे कोई पर्सन को देखना है, बहुत दूर है आपसे। अब वो उल्टा दिखेगा तो कोई लॉजिक नहीं है उस चीज का। तो हमें कई बार आपको इरेक्ट इमेज चाहिए होती है, जिसकी वजह से हमें इसमें थोड़े से और मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे ताकि फाइनल इमेज जो है वो आपकी क्या बन जाए, इरेक्ट। यहां मैग्नीफाइड तो बन गई, लेकिन इसके साथ एक माइनस पॉइंट क्या है कि इन्वर्टेड इमेज बन रही है। अब आपको मान लो कोई बहुत स्पाई ग्लास है, मान लो उससे आप कोई पर्सन को देखना है कि कौन क्या कर रहा है, वो पर्सन उल्टा दिखेगा तो वो यूजलेस हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। आदमी उल्टा दिख रहा है तो बहुत फनी हो जाएगा वो आपके लिए। तो आपको क्या करना है, इसमें मॉडिफिकेशन करने हैं सच दैट कि आप इस फाइनल इमेज को इरेक्ट बनवा पाओ। तो उस इरेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, हम एक दूसरा टेलीस्कोप यूज करते हैं विच इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। उसमें हम इस प्रॉब्लम को इरेडिकेट करेंगे और फाइनल इमेज इरेक्ट बनवाएंगे। तो वो देखते हैं उसमें हमने क्या मॉडिफिकेशन किया। चलिए बढ़ते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की तरफ। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपने देखा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो फाइनल इमेज बन रही थी वो इन्वर्टेड बन रही थी। तो अब उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में। तो उसमें क्या करते हैं, हम जो ऑब्जेक्टिव और आईपीस है उनके बीच में एक और लेंस लेते हैं। क्या ध्यान रखते हुए वो देखते हैं कि यहां से जो इनफाइनाइट से रेज आ रही थी वो आपको पता है कि कहां जाके मिलेंगी, फोकल प्लेन पर, लाइक दिस, और ये आपकी इमेज बन रही थी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, एक ऐसा लेंस लूंगी जिसकी फोकल लेंथ उस तरीके से हो ताकि ये इमेज उससे 2f दूरी पे हो, मतलब उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो। इस तरीके से सेट करूंगी, मतलब इफ दिस इज f0, ठीक है। f0 क्यों है? क्योंकि आपको पता है फोकल प्लेन पे इमेज बनेगा। f0 इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड f इज फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो मैं क्या करूंगी, मुझे पता है कि ये दूरी कितनी होने वाली है, f0, और ये इस तरीके से लाई करे, या ऐसा बोलूं कि इस इमेज से या इस पॉइंट से मैं इस लेंस को इतनी दूरी पर रखूंगी ताकि वो दूरी उस लेंस के फोकल लेंथ की दुगनी हो। उससे मुझे क्या फायदा होगा कि मुझे पता है कि जब किसी लेंस से आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखते हो, ठीक है, तो उसका इमेज जो है वो रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है और सेम इन साइज बनता है, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, जो इन्वर्टेड इमेज थी उसको क्या कर देगा, इरेक्ट कर देगा, लाइक दिस। इसको मिटा के थोड़ा सा दूर बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर कुछ लाइक ऐसा बन जाएगा, इसका जस्ट इन्वर्टेड इमेज, और ये दूरी भी कितनी होगी, 2f। अब मैं वही कंस्ट्रेंट का ध्यान रखूंगी कि जब मैं आईपीस से बात कर रही हूं तो ये जो यूई होगा, क्योंकि अब इसके द्वारा बनाई गई इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, तो ये यूई जो है, ये यूई की वैल्यू जो है ये एफ से कम होनी चाहिए, सच दैट कि जो इमेज है वो क्या बने, वर्चुअल बने, ठीक है। यहां कहीं बन जाए डी से इनफाइनाइट की रेंज में। तो सेम कहानी हो जाएगी आईपीस की, तो जैसा हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में पढ़ा। अब आप खुद देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए यहां से जो रे जाएंगी वो कुछ इस तरीके से जाएंगी। लेट्स से मैंने एक रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दी, ऑप्टिकल सेंटर से लाइक दिस, ठीक है। और एक रे मैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास कराऊंगी और वो फोकस से पास करेगी, और फिर उनको पीछे मर्ज करूंगी, मैं पीछे कोइंसाइड कराऊंगी मैं, लाइक दिस। तो यहां कहीं आपकी फाइनल इमेज बन जाएगी और इससे मेरे को एक इरेक्ट इमेज मिल जाएगी। तो मेरा टारगेट पूरा हो गया, लाइक दिस। तो जो मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में
वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि सेम कहानी है, सेम फोकल लेंथ यहां पर है, सेम फोकल लेंथ वहां पर है, बस बीच में एक लेंस आया जिसने मैग्निफिकेशन में कोई चेंज नहीं किया। आप देख रहे हो कि सेम साइज का ही उसने इमेज बनाया है और फिर उसी को हमने उसी सेम मेजरमेंट को लेते हुए फाइनल इमेज बनाई है। तो जो रिजल्ट्स हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए पढ़े वही टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के लिए भी वैलिड है। मतलब कि अगर आप फाइनल इमेज को डी पे बनवाएंगे, फाइनल इमेज एट डी, तो आपका जो मैग्निफिकेशन होगा वो होगा प्लस एफ नॉट अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। बस अब की बार माइनस की जगह प्लस होगा क्योंकि फाइनल इमेज आपकी इरेक्ट होगी। और जब आप फाइनल इमेज को इनफाइनाइट पे बनवाएंगे, इनफाइनाइट पे, तो आपका जो मैग्निफिकेशन होगा वो होगा एफ नॉट अपॉन एफ ई डी अपॉन एफ नॉट अपॉन एफ ई, ठीक है, एंड विथ प्लस साइन, क्योंकि आपका फाइनल इमेज जो है वो क्या है, इरेक्ट है। बाकी सारी चीजें जो है वो आपको प्लस साइन के साथ भरनी है या मॉड में ले लीजिए। अब इसमें फर्क क्या होगा, इसमें सिर्फ एक चेंज आएगा विच इज लेंथ ऑफ ट्यूब या लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। पहले आपने लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या दी थी, इट इज एल इक्वल्स टू एफ नॉट प्लस यूई, मॉड ऑफ यूई। अब की बार ये डिस्टेंस जो है ये एक्स्ट्रा हो गई, भाई एफ नॉट तो यहां तक हो गया, ठीक है, फिर ये डिस्टेंस जो है कि आपने एक लेंस और फिट किया तो आपका ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा जुड़ गया और ये डिस्टेंस तो वही है। तो ये तो वही पुट करना है, यूई किस हिसाब से पुट करेंगे कि आप फाइनल इमेज कहां पर बनवा रहे हो। आप डी पे बनवा रहे हो तो यूई की वैल्यू कितनी होगी, एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी। अगर आप इनफाइनाइट पे बनवा रहे हो तो यूई की वैल्यू कितनी होगी, फोकल लेंथ के बराबर। तो ये यूई तो हम भर देंगे कि हमने फाइनल इमेज कहां बनवाई है। बस इसमें आपकी बार हमें 2f और ऐड करना है। इसका एक माइनस पॉइंट क्या है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसका साइज बढ़ जाएगा और हम नहीं चाहते कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो ज्यादा बड़े साइज का हो, बिकॉज बड़े साइज आर नॉट पोर्टेबल और वो इतने हैंडी भी नहीं होते हैं। तो हमें इसमें एक प्लस साइन, ये प्लस फैक्टर क्या है कि इमेज इरेक्ट मिलेगी, और माइनस फैक्टर क्या है, माइनस फैक्टर है कि हमें इंस्ट्रूमेंट का साइज बड़ा मिलेगा क्योंकि इसमें 2f ऐड हो गया, ठीक है। कौन सा फोकल लेंथ ऐड हुआ है, इस बीच वाले लेंस का फोकल लेंथ का 2 टाइम्स। और यूई को अगर मैं पहले वाले केस की बात करूं तो यूई की वैल्यू जो होती है वो होगी एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी, और यहां पर यूई की वैल्यू होती है एफ ई, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप को भी डील कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा गैलीलियो टेलीस्कोप, वो देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं गैलीलियो टेलीस्कोप पर। तो गैलीलियो टेलीस्कोप को क्यों पढ़ना पड़ रहा है वो समझते हैं। इससे पहले एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ा हमने, उसमें कमी ये थी कि जो फाइनल इमेज था वो इन्वर्टेड था, हमें मान लो इरेक्ट इमेज चाहिए। दूसरा हमने पढ़ा, फिर उस कमी को सुधारा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप से, जिसमें हमने बीच में एक लेंस रख के उसको इरेक्ट किया, बट उसमें कमी ये हो गई कि उसमें जो साइज मिल रहा था ट्यूब लेंथ वो लंबा मिल रहा था, बड़ा मिल रहा था, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट उतना बड़ा भी ना हो, हैंडी हो, और हमें फाइनल इमेज इरेक्ट भी मिले। वो उन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है गैलीलियो टेलीस्कोप, जो उन दोनों का बाप है, ठीक है। वो आपको साइज भी कम करके देगा और फाइनल इमेज भी आपको इरेक्ट करके देगा। अब इसमें हमने क्या चेंजेस किए, हमने इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस लिया और एक कॉन्केव लेंस लिया, ठीक है, एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव। चलिए तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेते हैं हम। तो लेट्स से मैं इसको एक सिंपल डायग्राम से दिखाती हूं। मान लीजिए कि ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ एफ नॉट है, ठीक है। यहां इनफाइनाइट से रे आ रही है, तो आपको पता है कि ये कहीं मीट करेंगी फोकल प्लेन पर जो इस लेंस की होगी। तो लेट्स से मैं 2 रेज से सिखा देती हूं, लाइक दिस, ये यहां कहीं मीट की, ठीक है, और ये दूरी क्या कहलाएगी, एफ नॉट। अब मैं अपने कॉन्केव लेंस को इस तरीके से रखूंगी ताकि जो ये इमेज है, ये इमेज जो पहले रिफ्लेक्शन के बाद बन रही थी, इसकी दूरी अगर मैं यूई बोल दूं इस आईपीस से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आईपीस,
ये यूई इसके अगर फोकल लेंथ की रेंज के अंदर आ जाए तो फिर इसका इरेक्ट इमेज बन जाएगा उस तरफ। कैसे बनेगा? क्योंकि आपको पता है कि ये जो रेज हैं जो कन्वर्ज होने वाली थी, अगर ये लेंस नहीं होता, इस लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, तो ये रेज कन्वर्ज होने वाली थी तो उसको डाइवर्ज कर देगा। तो इसको इस तरीके से डाइवर्ज करेगा, देखते हैं कि सच दैट ये जो रेज हैं ये कहीं पीछे जाके मीट करें, लाइक दिस। ठीक है, और इसको हम फाइनल इमेज बोलेंगे। ये मैग्नीफाइड होगा क्योंकि आपका फोकल लेंथ के और पोल के बीच में बन रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मान लीजिए फोकल लेंथ है आपकी Fe, तो फोकल लेंथ और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट आता है तो उसका फाइनल इमेज मैग्नीफाइड होगा, वर्चुअल होगा। अब हमारा मैग्नीफाइड वाला टारगेट भी कंप्लीट हो गया, इरेक्ट वाला टारगेट भी कंप्लीट हो गया। बस हमें यह ध्यान रखना है कि ये जो इमेज है ये हमारी आंखों से, जो हमारी आंखें होंगी यहां पर, इससे डी डिस्टेंस पे होना चाहिए मिनिमम। उससे कम उससे कम नहीं रह सकते, और मैक्सिमम आप कितना रख सकते हो? इनफाइनाइट। अब समझना यह है कि किसी को डाउट यह आ सकता है कि इसका इमेज आपने मैम ऊपर ही क्यों बनाया, इसका नीचे भी तो बन सकता था। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि किसी लेंस के लिए जो मैग्निफिकेशन होता था वो होता था V/U लेंस के लिए। ठीक है, अगर ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आए मतलब इरेक्ट इमेज बनेगी, अगर ये मैग्निफिकेशन नेगेटिव आए मतलब इन्वर्टेड। अगर M जो है वो पॉजिटिव आए मतलब इरेक्ट इमेज, और अगर M नेगेटिव आए तो इन्वर्टेड इमेज। तो अब इसका क्या फायदा है? अब आप देख सकते हैं कि यहां से अगर रेस इस तरफ जा रही हैं और आपका जो मेजरमेंट है वो पोल टू ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि आप पोल टू ऑब्जेक्ट या पोल टू इमेज मूव करते हैं। ठीक है यू की वैल्यू पुट करते वक्त, तो इंसिडेंट रे भी इस डायरेक्शन में और ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में, तो आपका यू ही तो होगा पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, मतलब इस केस में। और चूंकि आपका इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है और आप पोल टू इमेज मूव करोगे, पोल टू इमेज, क्योंकि साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, तो पोल टू इमेज में आप उल्टा जाओगे, तो उस केस के लिए जो V लिखोगे आप, VE बेसिकली VE, वो आपका जो होगा वो होगा नेगेटिव। तो फाइनल जो है वो आपका नेगेटिव आएगा, मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव आने का मतलब इन्वर्टेड इमेज बनेगी। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है जो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, इसका इन्वर्टेड इमेज बनाना है आपको। ठीक है ना? तो इसलिए हमको फाइनल जो इमेज है वो कैसे मिल जाएगी? इरेक्ट मिल जाएगी। ये तो रास्ते में मिली थी, ये तो रास्ते वाली ऑब्जेक्ट है हमारे लिए। असली वाला ऑब्जेक्ट तो इरेक्टेड था, जो यहां पर कहीं था इनफाइनाइट पर, बहुत दूर इनफाइनाइट पर सीधा था, फिर उसका उल्टा इमेज बना, फिर उल्टे को उसने सीधा कर दिया, तो फाइनल इमेज जो है वो आपको क्या मिल गई? इरेक्ट मिल गई। तो हमारा पहला काम पूरा हो गया। दूसरा काम ये हुआ कि आप खुद सोचिए कि अगर आपको ये फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनवानी है, फिर से दो केस बनेंगे। ठीक है, फिर से दो केस बनेंगे। पहला केस when VE equals to infinite, दूसरा केस when VE equals to D। चलिए दो केस बनेंगे जब VE इनफाइनाइट होगा और जब VE की वैल्यू नियर पॉइंट पे होगी। यहां पर मोस्ट रिलैक्स्ड बोलेंगे और यहां पर मोस्ट स्ट्रेन्ड बोलेंगे। ठीक है, अब इनके लिए जब आपने इमेज डिस्टेंस पे आपने कंस्ट्रेंट लगा दिए तो ऑफ कोर्स U इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे भी तो कंस्ट्रेंट आएंगे, और वो कंस्टेंट क्या होगा? 1/VE माइनस 1/UE इक्वल्स टू 1/FE। मैं डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकती थी, बट मुझे सिखाना है कि यहां पर आपने कॉन्केव लेंस लिया है जिसकी फोकल लेंथ को नेगेटिव लिखा जाता है। तो पहले केस के लिए बात करते हैं। इमेज आपकी इनफाइनाइट पे है तो 1/∞ माइनस 1/UE। ये UE मैंने अभी बिना साइन के भरा है, ठीक है, क्योंकि मेरा अननोन है। ये इक्वल्स टू 1/FE को अपन लिखेंगे माइनस साइन के साथ, क्योंकि कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ को नेगेटिव लिखा जाता है। तो यहां से UE आपका आ जाएगा प्लस FE, तो यहां से UE आ गया प्लस FE। ठीक है, अब अगर मुझे यही चीज सेकेंड पार्ट के लिए करनी है तो मैं कैसे करूंगी? मुझे पता है कि इंसिडेंट रे आपकी इस डायरेक्शन में थी, ठीक है ना भाई, रेज आई, कन्वर्ज होने वाली थी, डाइवर्ज हुई, तो पीछे नहीं मिली, ये उस तरफ मिलेंगी, मतलब आगे की तरफ ना मिलके बैक साइड में मिलेंगी। ठीक है, अब बैक साइड में बहुत सारे केसेस बन सकते हैं D से इनफाइनाइट के बीच में,
तो हमने दो एक्सट्रीम केस लिए। तो यहां से सिखाने का पॉइंट ये था कि आपका VE जो है नेगेटिव लिखा जाएगा, मतलब -d। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रेस डायरेक्शन में और मेजरमेंट पोल टू इमेज जाओगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से -d, -1/UE, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अभी आपके लिए अननोन है और ये साइन माइनस साइन फॉर्मूले का है, इक्वल्स टू -1/FE, क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज टेकन नेगेटिव। चलिए यहां से UE निकालते हैं, तो 1/UE इक्वल्स टू 1/FE माइनस 1/d। यहां से सॉल्व करें तो इट इज FED, ठीक है, FED अपॉन d माइनस FE। रिवर्स करेंगे तो UE की वैल्यू जो आएगी वो आएगी FED अपॉन d माइनस FE। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकालते हैं। इस केस में पता है जब आंखें रिलैक्स्ड होती हैं तो मिनिमम मैग्निफिकेशन मिलता है और इस केस में मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिलता है। तो मिनिमम के केस में बात कर लेते हैं। बेसिक फॉर्मूला एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में सीख चुके हैं कि मैग्निफिकेशन कैसे देते हैं, एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज एट आवर आई डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम एंगल दैट कैन बी सबटेंडेड बाय आवर ऑब्जेक्ट एट द आई। तो वहां हम पूरी कैलकुलेशन कर चुके थे और उसके बाद हम एक बेसिक रिजल्ट सॉल्व करके लाए थे, है ना, थीटा अपॉन थीटा मैक्स लेके चले थे और उसके बाद हम बेसिक सॉल्व करके लाए थे F0 अपॉन UE, ये बेसिक सॉल्व करके लाए थे। फिर हमने दो वैल्यूज पुट की थी, एक इस एक्सट्रीम के लिए और दूसरा उस एक्सट्रीम के लिए। यहां भी वही वैल्यूज पुट करेंगे, बस यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आ गया इस वैल्यू में। तो पहले केस के लिए बात करते हैं। पहले केस के लिए मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए UE की जगह आप पुट करेंगे FE, और ध्यान रहे यहां पर ये प्लस FE था, कुल मिलाकर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। सारी वैल्यूज पॉजिटिव भरो और लास्ट में प्लस साइन लगाओ। क्यों? क्योंकि आपका फाइनल इमेज इरेक्ट बन रहा था। ये तो रास्ते वाली इमेज है बीच में जो बनी है, आपका ऑब्जेक्ट भी इरेक्ट था और फाइनल इमेज भी आपका इरेक्ट बना, और यही तो हमारा टारगेट था गैलीलियो टेलीस्कोप से। तो आपको मैग्निफिकेशन पॉजिटिव साइन के साथ देना है, यहां आपने नेगेटिव साइन के साथ दे दिया, गलत हो जाएगा। और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए आपको इस UE की जगह ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सो इट इज F0 अपॉन FED इंटू d माइनस FE। सो इट विल सॉल्व अपॉन F0 अपॉन FE, d अंदर ले लेंगे और मॉड लगाओ सेफेस्ट तरीका और फिर प्लस साइन ले लो। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि यहां पर कि मैग्निफिकेशन आपको इरेक्ट मिलेगा फिर से, क्योंकि फाइनल इमेज आपका इरेक्ट था, मैग्निफिकेशन आपको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक और फायदा था गैलीलियो टेलीस्कोप का कि लेंथ ऑफ द ट्यूब शॉर्टर हो जाता है। आप खुद देख सकते हैं कि ये जो दूरी है आपकी, आप खुद देखिए कि इस लेंस के लिए ये रेस कन्वर्ज होने वाली थी F0 दूरी पर, तो ये दूरी F0 है। जबकि लेंथ ऑफ ट्यूब क्या डिफाइन करते हैं, इट इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस। तो आपको इस दूरी में से ये दूरी को घटाना है तो ये दूरी मिल जाएगी। फिर से सुने, इस दूरी में से ये दूरी को घटाना है तो ये दूरी मिल जाएगी, मतलब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप मिल जाएगा। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप पहले केस में, मोस्ट रिलैक्स्ड के केस में क्या मिलेगा, सो इट इज F0 माइनस UE। ठीक है, और UE की वैल्यू पहले केस में क्या निकली थी, FE, सो इट इज F0 माइनस FE। जबकि आपको समझ में आना चाहिए एस्ट्रोनॉमिकल में यही वैल्यू F0 प्लस FE आती थी। दूसरा केस क्या है मैग्निफिकेशन का, जिसमें आपको UE की वैल्यू ये वाली पुट करनी थी, FED अपॉन d माइनस FE। ठीक है, तो यहां से भी F0 माइनस FED अपॉन d माइनस FE, और चूंकि वैल्यू वैसे पॉजिटिव ही आएगी बट फिर भी आप मॉड लगा लीजिए, सो दैट विल बी माई आंसर। और आपको पता है कि यहां पर सबसे बड़ा जो वैल्यू UE का हो सकता है वो फोकल लेंथ के बराबर हो सकता है। अगर ये वैल्यू बड़ा होगा तो लेंथ छोटी होगी, तो यहां पर ये UE की मैक्सिमम वैल्यू FE है, तो ये लेंथ आपको मिनिमम मिलेगी इस केस में, और इस केस में आपको मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ मिल जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट गैलीलियो टेलीस्कोप। एक बार फिर से समझते हैं कि गैलीलियो टेलीस्कोप वैसे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट फिर भी IIT, क्योंकि मैंने आपको सिखाया जहां फॉर्मूले खत्म होते हैं वहां से IIT का एग्जाम शुरू होता है, वो आपको गैलीलियो टेलीस्कोप नाम न देके आपको बोल सकता है कि इंस्टेड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस वी हैव यूज्ड कॉन्केव लेंस
देन फाइंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो आपने अगर बहुत अच्छे से समझा है तो आप खुद भी डिराइव कर सकते थे, बट अगर आप एक बार इसको पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपके लिए क्वेश्चंस भी इजी हो जाएंगे और आपके लिए जो थ्योरी है या फॉर्मूला है वो भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा।